हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और भारत शासन अधिनियम 1935 को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को पटना में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक के रूप में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी को जाना जाता है। अध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश नारायण, सचिव आचार्य नरेंद्र देव, सह सचिव मीनू मसानी। वहीं सदस्य के रूप में अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाना जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने, ये जो पार्टी है वो कांग्रेस के अंडर ही एक पार्टी थी, क्योंकि जो कांग्रेस की विचारधारा यानी गांधीयन विचारधारा है उससे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बहुत कम प्रभावित थे। इनका कहना था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर का कहना था कि जो गांधीयन फिलॉसफी या फिर गांधीयन आइडियोलॉजी है ये 1930 तक सही है, इसके बाद ये भारत के लिए सही नहीं है। उस टाइम, वो भी उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम हो, उस टाइम गांधीयन फिलॉसफी पर चलना भारत के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और ये समाजवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के क्या कहते हैं, बहुत बड़े फेवर में रहते हैं या फिर सपोर्टर रहते हैं, समाजवाद के बहुत बड़े सपोर्टर रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपोर्ट प्राप्त था, लेकिन गांधी जी इस पार्टी के अगेंस्ट में थे। गांधी जी इस पार्टी के अगेंस्ट में थे। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो। देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही एक पार्टी, इसके सेपरेट कोई बॉडी नहीं थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यह थी कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर बने। यानी अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मेंबरशिप है उसे लेनी होगी। और ये सोशल रिफॉर्म पर टच करता था। सोशल रिफॉर्म पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सोशल रिफॉर्म पर टच करता था और हिंदू मुस्लिम एकता पर, किस पर? हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देता था। हमारा अगला टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका कारण क्या था कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा और इसका पूरे भारत में कड़ा विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे और वो ये देखने आ रहे थे कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो किस हद तक भारतीयों के लिए सही है। यही कारण है कि इसका पूरे भारत में विरोध किया गया। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इरविन के द्वारा बड़ी ही चालाकी से 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। और गांधी इरविन समझौते में इरविन क्या करते हैं कि गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए तथा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, इससे कई जो उस टाइम क्रांतिकारी टाइप के लीडर थे वो इस समझौते से दुखी होते हैं। वहीं हरियाणा एवं पंजाब साइड के जो भी यूथ थे वो भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई की बात नहीं की गई थी। जो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से लेकर 1932 तक, तो इसमें कांग्रेस केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होती है। वहीं थर्ड गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस नहीं रहती है, बावजूद इस पे भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा होता है और लास्ट में इसे भारत में लागू भी कर दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि भारत की इतनी बड़ी पार्टी जो कि लगभग पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जब उस पार्टी के ना रहने पर भी यहाँ पर क्या जो छुटपुट के दल थे उनके साथ भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा किया जाता है और इसको भारतीयों पर लाके फिर से थोप दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935
इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या कर दिया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और अब द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वहीं अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, इसमें प्रावधान अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। लेकिन इसमें जो प्रांत थे उनको शामिल होने के लिए तो मैंडेटरी कर दिया गया, तो कि प्रांत इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको इनकी इच्छा पर डिपेंड कर दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप अखिल भारतीय संघ में जो है शामिल हो सकती हैं और अगर चाहें तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय संघ का सपना जो है वो फेलियर हो गया, मतलब फेल हो गया, पूरा नहीं हुआ। अगला क्या है कि 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वहीं इसी अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में, कब, 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हुआ था। 1937 ईस्वी को कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था। इसमें एक जो है चीफ जज थे और दो क्या थे, दो इसके जज थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और दो, मतलब कुल 3 जजों की सीट थी। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मॉरिस ग्वायर। कौन थे, मॉरिस ग्वायर थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस ग्वायर थे। या जो संघीय न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं थे, बल्कि इसके विरुद्ध क्या, जब जो व्यक्ति इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता था वो प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। प्रीवी काउंसिल कहाँ पे थी, लंदन में स्थित थी। जो व्यक्ति संघीय न्यायालय के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं था वो व्यक्ति लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता था। यही कारण है कि संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा नहीं दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब इसमें प्रांतों में से द्वैध शासन का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। जो 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और इसे स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। शक्तियों का वितरण, केंद्रीय शक्तियों का वितरण किया गया। इसमें 3 सूची का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट, वहीं समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। संघ सूची में जो सब्जेक्ट थे जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, डाक एवं तार, ये सब संघ सूची से रिलेटेड थे। वहीं राज्य सूची से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, भू राजस्व और स्थानीय महत्व के जो भी विषय थे वो राज्य सूची से संबंधित थे। और समवर्ती सूची से जैसे दीवानी एवं फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण, ये सब समवर्ती सूची से संबंधित थे। संघ सूची के विषय में संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, वहीं राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को, वहीं समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को था। लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। विरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला है कि इस अधिनियम में या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें कितने थे, 10 अनुसूची, 321 अनुच्छेद और 14 भाग थे इस भारत शासन अधिनियम 1935 में। इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की सिफारिश भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का प्रावधान था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का प्रावधान मतलब कि जो भी कानून बनाए जाते थे इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन होने थे, कोई भी कानून में जो भी परिवर्तन करने थे उसका अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इसमें प्रांतीय विधानमंडल के उच्च सदन को
प्रांतीय विधानमंडल का जो उच्च सदन था उसे विधान परिषद और वहीं निम्न सदन को विधान सभा कहा गया। उच्च सदन को विधान परिषद, वहीं निम्न सदन को विधान सभा कहा गया, जो आज भी कहा जा रहा है। और जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के 15% भाग को मताधिकार प्राप्त हुआ। इसके पहले क्या था? इसके पहले 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले तक क्या था कि जनसंख्या के मात्र 10% भाग को ही मताधिकार प्राप्त था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1935 में क्या हुआ कि जनसंख्या के 15% भाग को मताधिकार दे दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार मतलब इसके पहले जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। इसके बाद इसका विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अब विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। अब किसको किसको दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली? तो आंग्ल भारतीयों को। किसको? आंग्ल भारतीयों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियन को और हरिजनों को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का अभाव था। यही कारण है कि कई लोगों के द्वारा इस अधिनियम का मजाक उड़ाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इस अधिनियम को या भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या बोला जाता है कि यह ऐसा अधिनियम है या फिर यह ऐसा इंजन है, यह ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगा है, यह ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगा है। या पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम है वो फ्री होकर कोई काम नहीं कर सकता, उसको हर साइड में ब्रिटिशर मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हैं। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको क्या कहते हैं कि यह ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगा है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो फैक्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। और वहीं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यह किसने कहा था भारत शासन अधिनियम के बारे में 1935 के बारे में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो शक्तियां हैं उसको 3 सूची में डिवाइड कर दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? पटना में हुई थी। 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 36 विषय शामिल थे। वहीं केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, वहीं लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारिस ग्वायर। कौन थे? मारिस ग्वायर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग को मताधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15%। इसके पहले कितना था? इसके पहले 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भारत को 15%, भारत के कुल 15% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया गया। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।